मुनासिब मकामी लिबास ज़ेबतन किए हुए दो अफराद तवाम खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक की उम्र 27-28 साल रही होगी, जबकि दूसरा उधेड़ उम्र था। उन दोनों के धूप में झुलसे चेहरों पर नीचे की तरफ झुकी मूछें थीं। शेव कई दिन पुरानी थी। उन्होंने खासी तवज्जो से तवाम खाने के हॉल का जायजा लिया। मुझे लगा कि वहाँ कोई गैर मुतवक्के चीज देखकर उन्हें ताज्जुब हुआ है। बहरहाल वो दोनों जमीनी नशिस्त पर बैठ गए, लेकिन इससे पहले कि गणपत ऑर्डर लेने के लिए उन दोनों के पास आता, उनमें से उधेड़ उम्र शख्स उठा और सीधा बावर्ची खाने में चला गया। वो कम से कम 3-4 मिनट हमारी नजरों से ओझल रहा होगा। फिर वो अपने साथी के पास आकर बैठ गया और वो दोनों धीमे लहजे में आपस में बातें करने लगे। कुछ ही देर में गणपत उन दोनों के लिए चाय ले आया। उन दोनों के हुलियों या रवैयों में कोई काबिल तवज्जो बात न थी, लिहाजा हम आपस में हल्की फुल्की बातें करते रहे। तभी मुझे याद आया कि एक अहम फैसला अब भी मुझे दरपेश है और मामले में उन लोगों से मशवरा बहुत कारआमद साबित हो सकता है। मैंने उन्हें मुखातिब करके कहा, हैदराबाद रवानगी तो बात की बात है दोस्तों, अभी तो रात गुजारने का मरहला दरपेश है। मैं काफी तवील और थका देने वाला सफर तय करके यहाँ पहुँचा हूँ और अब मेरा जिस्म गहरी नींद का तकाजा कर रहा है। आप लोग मशवरा दें कि क्या हम इसी बस्ती में रात गुजार सकते हैं। उन तीनों ने एक बार सवालिया नजरों से बाहम मशवरा किया। फिर सुंदरा ने कहा, हम कुछ देर पहले उसी मौजू पर बात कर रहे थे। वैसे तो हम ढाबे वाले को 10-15 रुपए देकर इसी जगह को अपनी ख्वाबगाह बना सकते हैं, लेकिन हम वहाँ मशवरे से इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ये बस्ती बज़ाहिर खासी पुरौनक है, लेकिन खूंखार डाकुओं की आमाजगाह के इतनी करीब वाक़े होने की वजह से हमें यहाँ रात गुजारने का खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। अगर रात गए डाकुओं ने हल्ला बोल दिया तो कोई पुलिस वाला हमारी मदद को नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमने फैसला किया था कि खाने से फारिग होकर यहाँ से हिंदूपुर का रुख करेंगे। वो खासा बड़ा कस्बा है जहाँ लुटने का खौफ भी नहीं होगा और ठहरने के लिए कोई मुनासिब सराय या होटल भी मिल जाएगा। मैंने कहा, मैं खुद भी इन्हीं खुतूत पर सोचता रहा हूँ। मुझे तो ये पता है कि हिंदूपुर कस्बा यहाँ से 7-7.5 मील के फासले पर वाक़ है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता कैसा है। मेरा मतलब रात के वक्त वहाँ तक के सफर में डाकुओं की लूट मार के खतरात तो दरपेश नहीं। उन्होंने मेरी बात गौर से सुनी और फिर सुंदरा ने कहा, सुप्रू जी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। हकीकत यह है कि जब हम यहाँ से हिंदूपुर की तरफ रवाना होंगे तो सड़क के बाएं तरफ कहीं 2 मील तो कहीं 3 मील के फासले पर मुसलसल कर्नाटका रियासत की सरहद चल रही होगी और ऐसे तमाम इलाके डाका जनी की वारदातों के लिए बहुत मौजू हैं, क्योंकि लुटेरे रियासत की सरहद पार करके आंध्रा आते हैं और फिर लूट मार करके वापस अपने इलाके में चले जाते हैं और आंध्रा की पुलिस कोशिश भी करे तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आंध्रा के डाकू भी इस सहूलत से भरपूर फायदा उठाते हैं। इसलिए हम ढूमाकुंटा से हिंदूपुर के रास्ते को रात के वक्त डाकुओं की दस्तबुर्द से बिल्कुल महफूज करार नहीं दे सकते। अलबत्ता इतना जरूर है कि यहाँ पहाड़ी सरहदी रास्ते जैसी अंधेर नगरी नहीं है। इस मौके पर राजू ने ये शायद गुमान करते हुए कि मैं डाकुओं के हाथों लुटने से कुछ ज्यादा ही खौफजदा हूँ, मुझे तसल्ली दी और कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है सुप्रू जी। अव्वल तो इस निस्बतन बारौनक इलाके में रात के पहले पहर में डाकुओं की तरफ से हल्ला बोलने का इम्कान बहुत कम है। बिलफर्ज उन्होंने ऐसी जुर्रत की भी तो हमारे पास डाकुओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ताकतवर बंदूकें मौजूद हैं। उन्हें जैसे ही अंदाजा होगा कि हम निहत्ते नहीं हैं तो वो दुम दबाकर भाग निकलेंगे। रामदेव ने उसकी तायद की, कहा, राजू ठीक कह रहा है। वैसे भी वो घात लगाकर अकेली गाड़ी पर धावा बोलने को तरजीह देते हैं। वो ताकतवर इंजनों वाली 2 गाड़ियों का रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेंगे। मैंने जवाब देते हुए कहा, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये बुज़दिल मखलूक सिर्फ अपने दिफा की सलाहियत से महरूम अवाम को लूट कर ही अपनी बहादुरी के झंडे गाड़ती है। जहाँ खुद उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो, ये चूहे की तरह दुम दबाकर भागने को तरजीह देते हैं। हम लोग चूंकि इंग्लिश जबान में तबादला ख्याल कर रहे थे और वहाँ मौजूद चारों मुसाफिरों के लिए गोरों की जबान समझने का इम्कान न होने के बराबर था, इसलिए हम बेफिक्री से खासी बुलंद आवाज में बातें कर रहे थे। लेकिन अचानक मुझे लगा कि दोनों नौवारिद अफराद में से एक ने मेरी जबान से डाकुओं की तहजीक वाले अल्फाज सुनकर बदमजगी से पहलू बदला है। तहाँ मैंने उसे अपना वहम समझकर ज्यादा तवज्जो न दी। इस असना में सुंदरा ने चाय पीते हुए कहा, तो फिर तय रहा कि अभी कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे और 2 गाड़ियों के मुख्तसर काफिले की शक्ल में हिंदूपुर की तरफ रवाना हो जाएंगे। दोनों गाड़ियों में हथियारों की मौजूदगी यकीनी बनाने के लिए राजू अपनी रेमिंगटन 1148 समेत आपकी गाड़ी में मुंतकिल हो जाएगा। मेरी गाड़ी में रामदेव 47 मॉडल विंचेस्टर राइफल संभाले चौकस बैठेगा। हम हिंदूपुर पहुंचने तक अपनी हिफाजत की तरफ से गफलत नहीं बरत सकते। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, तो अब हमें बिला ताखीर यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। सुंदरा ने नौवारिद मकामियों की जोड़ी को चाय पेश करते हुए गणपत को इशारे से बुलाया और मेरे सख्त एहतजाज को खातिर में न लाते हुए मेरे खाने पीने का बिल भी अदा कर दिया। हम ढाबे से बाहर निकले तो राजू ने मेरी गाड़ी का बगौर जायजा लेते हुए कहा, कोई हैरत की बात नहीं है सुप्रू जी,
इतनी शानदार हालत में ब्यूक गाड़ी आपके इशारों पर रवां दवां हो तो डाकुओं की फटीचर गाड़ियां आपकी गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। मेरे लिए ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि आप एक माहिर ड्राइवर हैं। सुंदरा और रामदेव ने भी अपने जवां साल साथी की तायद की और दोनों गाड़ियां रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार हो गईं। तय ये पाया कि काफिले की क़यादत सुंदरा और रामदेव वाली गाड़ी करेगी, क्योंकि मेरे लिए वो रास्ता बिल्कुल अजनबी है। जबकि जीप के ताक़ुब में चलते हुए ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी थी कि कोई मशकूक गाड़ी हमारा पीछा तो नहीं कर रही। सुंदरा ने जीप स्टार्ट करते रेस दी तो अंदाजा हुआ कि उस गाड़ी का इंजन भी बेहतरीन हालत में है। फिर हमारा सफर शुरू हो गया। राजू मेरे पहलू वाली नशिस्त पर विराजमान था और वक्फे वक्फे से अपनी आगोश में लिटाई हुई पंप एक्शन बंदूक पर प्यार से हाथ फेरता तो कभी उसे उठाकर उसका वजन जांचने की कोशिश करता। इस दौरान में उसकी तरफ से तरह तरह के सवालात का सिलसिला भी जारी था। ठुमाकुंटा से बिल्कुल बाहर निकलकर एक मुनासिब हद तक चौड़ी और खासी हमवार सड़क पर चढ़ने के कुछ ही देर के बाद हमारी गुफ्तगू जाने कैसे घूम फिर कर निजाम हैदराबाद पर आ गई। राजू ने अपने मिजाज के बरखिलाफ खासे गंभीर लहजे में कहा, आपको शायद इल्म न हो, मीर उस्मान अली खान ने पूरे 47 साल बिला शिरकत गैर मुल्क की सबसे अमीर रियासत पर राज किया है और आजादी के बाद भी पूरे 9 साल तक गवर्नर बनकर हैदराबाद दक्कन पर हुक्मरानी जारी रखी। उसके कब्जे में मौजूद दौलत का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जैकब नाम के 400 कैरात वजनी हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करता था। उसकी बात सुनकर मैंने शदीद ताज्जुब भरे लहजे में कहा, 400 कैरात? फिर तो वो दुनिया के सबसे बड़े हीरो में से एक रहा होगा और उसकी कीमत भी लाखों में होगी। मेरी बात सुनकर राजू ने अपने लहजे में ड्रामाई अंदाज भरते हुए कहा, लाखों नहीं, कम से कम 5-6 करोड़ रुपया। उसकी कदर कीमत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान से ये हीरा कब्जे में लेकर इंग्लिस्तान पहुंचा दिया। वहां उसकी तराश खराश के बाद खुद मौजूदा निजाम के वालिद मीर महबूब अली खान को इसे खरीदने की पेशकश की गई तो उसने इसकी कीमत 46 लाख रुपया लगाई थी और ये आज से 60-65 साल पहले का वाकया है। मेरी चौकस नजरें बारी बारी सामने का और अकब नुमा आईने का जायजा ले रही थीं। तहाँ मैंने उसकी बातों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? क्या जैकब हीरा निजाम की तहवील में आ गया था? राजू ने इस बात में गर्दन हिलाई, बोला, वो हीरा न सिर्फ मीर महबूब अली खान को वापस मिल गया था बल्कि अदालत की मुदाखलत की वजह से उसे उसके इवज अपनी पेशकश का सिर्फ निस्फ यानी 23 लाख रुपया अदा करना पड़ा। हैदराबाद दक्कन की रियासत के गरीब आवाम का खून निचोड़ कर जमा की गई करोड़ों बल्कि शायद अरबों रुपए पर मुश्तमिल खजाने के साथ ये अनमोल हीरा भी अभी तक माजूल निजाम यानी उस कंजूस बुढ़े मीर उस्मान अली खान के कब्जे में है। आखिरी जुमले अदा करते हुए राजू के लहजे में नफरत की कड़वाहट उतर आई। मैंने उसकी जज्बाती कैफियत का इदराक करते हुए उसी की पसंद के मौजू पर बात आगे बढ़ाई। कहा, हिंदुस्तान के मफलूकुल हाल बाशिंदों के साथ बिलाशुबा सदियों से ज्यादती होती रही है। रियासतों के नवाब, राजा और निजाम वगैरह अपने ज़ेर तसल्लुत इलाकों के बेशतर वसाइल अपने जाती खजानों में जमा करने में दिलचस्पी रखते थे और उन्हें अपनी भूखी नंगी रियाया की फलाह का जरा भी एहसास नहीं होता था। मैं भी कर्नाटका में सुल्तान टीपू और मौजूदा राज घराने के मिलों पर मुहित महल्लात और कले देख कर आया हूँ, जबकि मैंने वहाँ के बासियों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते देखा है। मैंने कदरे तवक्कुफ करके राजू के तासुरात का जायजा लिया। वो मुझे अपने मतलब की जबान बोलते देखकर बहुत खुश और पुरजोश दिखाई दे रहा था। मैंने गुफ्तगू को उसी रुख पर आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने यूनिवर्सिटी में माशियात को एक मजमून के तौर पर गहराई से पढ़ा है और मैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म बल्कि यूं कहें कि मार्क्सिज्म से खासा मुतासिर हुआ हूँ। बल्कि मैं ये कहूँ तो मुबालगा न होगा कि कार्ल मार्क्स की किताब दास कैपिटल ने मेरी सोच का रुख बदल कर रख दिया है और मैं मगरिब में राइज सरमायादाराना निजाम से खासा मुतनफ्फर हो गया था। मेरी बात सुनकर राजू अचानक जोश में आ गया, बोला, आप कम्युनिज्म के मद्दाह हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। कितना हसीन इत्तेफाक है कि हम तीनों भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रुकन हैं, बल्कि सुंदरा भैया तो पार्टी के इलाकाई रहनुमा हैं। वो जोश भरे लहजे में अपनी बात जारी रखना चाहता था, लेकिन ऐन उसी वक्त घने जंगलों में आगे बढ़ती सड़क पर मुझे एक ऐसा मंजर दिखाई दिया कि मेरे आसाब झंझना उठे। सुंदरा की गाड़ी से कोई 50 गज आगे दरख्तों के दरमियान से एक गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रही थी और उसके बढ़ने के जाविये से साफ लग रहा था कि रास्ते में हायल होकर हमारी राह खोटी करने का मंसूबा बनाया गया है। राजू मजीद कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरे चेहरे के गंभीर तासुरात ने उसे चौंका दिया। उसने मेरी निगाहों का ताकुब किया तो हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ उसकी आंखें फैल गईं। इस दौरान में हल्के सुर्ख रंग की वो गाड़ी सड़क के ऐन दरमियान में पहुंचकर रुक चुकी थी। राजू ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, डाकू मारे गए। मैंने अंदाजा लगाया कि गालिबन गपशप में मशगूल होने की वजह से सुंदरा और रामदेव को वो गाड़ी खासी देर से दिखाई दी थी, लिहाजा ब्रेक लगाते लगाते उनकी जीप सुर्ख गाड़ी के बेहद करीब पहुंच गई थी। तभी मैंने आसपास के दरख्तों की आड़ से 3 अफराद निकलते देखे। मैं इस दौरान में ब्रेक पर दबाव डाल चुका था, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते भी सुंदरा की जीप के खासे करीब पहुंच गई
और सुंदरा की जीप की राह रोकने वालों की नजरों में आ गई। अब मैं सब कुछ वाज़ेह तौर पर देख रहा था। लाल गाड़ी से एक मुसल्ला शख्स उतरा और 12 बोर बंदूक का रुख सुंदरा की जीप की विंडशील्ड की तरफ करते हुए आगे बढ़ा। वो इस दौरान में चीख चीख कर कुछ कह रहा था। उसके तीनों साथियों ने भी सिंगल और डबल बैरल शॉटगन ने उठा रखी थी, लेकिन मेरी गाड़ी नजरों में आने के बाद उनमें से 2 का रुख मेरी गाड़ी की तरफ हो चुका था। मैं जानता था कि मेरे पास कुछ कर दिखाने के लिए महज चंद लम्हे हैं। मैंने वो मुख्तसर मोहलत जाया नहीं की। अगले ही लम्हे गाड़ी को रिवर्स गियर में डाल चुका था और मेरा पांव एक्सेलरेटर को बेरहमी से दबाता चला गया। मेरे टायरों से एहतजाजी चीखें बुलंद हुई और ब्यूक का शहजोर इंजन गाड़ी को तूफानी रफ्तार से पीछे धकेलता ले गया। इससे पहले कि मुझे बेबस करने के लिए आगे बढ़ते दोनों डाकू सूरत हाल को पूरी तरह समझ पाते, मेरी गाड़ी उनसे 50-60 गज दूर आ चुकी थी। तभी उनमें से एक ने अपनी एक नाली शॉटगन का रुख मेरी तरफ करके गोली चला दी। खुदा जाने उसका निशाना कमजोर था या तेजी से हरकत करती गाड़ी ने उसे कारी वार करने का मौका नहीं दिया। बहरहाल उसका फायर मेरा कुछ न बिगाड़ सका। बमुश्किल 2 लम्हों के फर्क से 2 नाली बंदूक वाले डाकू ने भी एक के बाद दीगरे दोनों कारतूस मेरी गाड़ी की तरफ झोंक दिए। लेकिन इस दौरान में मेरी गाड़ी मुसलसल बर्क रफ्तारी से उल्टे कदमों दौड़ रही थी और जब तक वो दोनों अपने हथियार एक बार फिर लोड करते, मेरी गाड़ी 12 बोर कारतूस की कारगर मार से बाहर निकल चुकी थी। मेरा जहन डाकुओं से जान छुड़ाने में इतना उलझा हुआ था कि मुझे इस दौरान में राजू के तासुरात भांपने का मौका ही न मिल सका। न ही मैं उसकी जबान से निकलने वाले कदुका अल्फाज पर तवज्जो दे सका। यही कयास कर सकता हूँ कि वो भी गाड़ी जल्द से जल्द पीछे भगाने की फरमाइश कर रहा होगा। बहरहाल मैंने उस वक्त चौंक कर उसे देखा जब खतरे की हद से बाहर निकलते हुए गोली चलने के जोरदार धमाके से मेरे कानों में सीटियां बजने लगी। राजू गाड़ी की खिड़की से बाहर झुका हुआ था और उसकी बंदूक का रुख सामने की तरफ था। मैंने उन्हीं बंद कानों के साथ चीख कर उसे सरजनिश किया, ये क्या बेवकूफी है, क्यों एमुनिशन बर्बाद कर रहे हो, वो शॉटगन के फायर की रेंज से बाहर है। मेरे लहजे की सख्ती का फौरी असर हुआ और वो मजीद फायर किए बगैर गाड़ी में वापस आ गया। मैंने अपने लहजे में नरमी वापस लाते हुए कहा, फायर ही करना था तो पहले करते। बहरहाल उस वक्त भी गोली चलाने का कोई फायदा नहीं था। चलती गाड़ी से दुरुस्त निशाना लगना तकरीबन नामुमकिन होता है। इस दौरान में मेरी नजरें कोई ऐसी मुनासिब जगह ढूंढ रही थीं जहां से मैं रिवर्स में चलती अपनी गाड़ी को सीधा कर सकूं। खुशकिस्मती से जल्द ही मुझे सड़क के दोनों अतराफ एक ऐसी हमवार और साफ सुथरी जगह मिल गई और मैंने गाड़ी सड़क से उतार कर उसे मोड़ा और सीधा करके वापस ठुमाकुंटा की तरफ उसका रुख कर दिया। मुझे अंदाजा था कि मेरी सरजनिश सुनकर राजू सख्त शर्मिंदा हो गया है। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि डाकुओं की अचानक यलगार से उसके हाथ पांव फूल गए थे। जैसे ही हवास कुछ बहाल हुए, उसने अपनी दिलावरी दिखाने के लिए गोली चला दी। मैं उसे मजीद तल्ख तुर्श कहकर खामखा अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, लिहाजा मैंने उसकी दिलजोई के लिए कहा, एक कारतूस तो जाया हो गया, लेकिन तुम्हारे फायर से एक फायदा जरूर हुआ। डाकुओं को मालूम हो गया है कि हम निहत्ते नहीं हैं। मेरी मंशा के मुताबिक मेरी बात सुनते ही उसका एतमाद बहाल हो गया और उसने पुरजोश लहजे में झूठा या सच्चा दावा कर डाला। बोला, मैंने भी इसीलिए फायर किया है सुपरू जी, अब वो हमारे पीछे आने की जुर्रत नहीं कर सकते। हम इन हालात में सुंदरा जी और रामदेव भाई की कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम ठुमाकुंटा पहुंचकर कम से कम अपने आप को तो लुटने से बचा सकते हैं। मैंने उसकी बात पर कोई फौरी रद्द अमल जाहिर न किया। इस दौरान में मेरी मुस्तरिब नजरें मुसलसल अकबनुमा आईने का जायजा ले रही थीं। राजू इस दौरान में अपनी हांके जा रहा था। बोला, मेरा अंदाजा ठीक निकला, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। अगर गाड़ी पीछे भगाने में चंद लम्हे की देरी हो जाती तो हम भी लुट जाते। वो भी मजीद कुछ कहने की तैयारी में था कि मुझे अकबनुमा आईने में बहुत दूर, शायद पौने मील फासले पर 2 हेडलाइट्स की चमक दिखाई दी। ये मंजर मेरे लिए गैर मुतवक्के नहीं था। मेरी छठी हिस्स मुझे मुसलसल मुतनब्बे कर रही थी कि डाकू मेरे पीछे आएंगे। उसके बावजूद चौंक उठा और मैंने गियर बदलकर एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। मेरे तासुरात में तब्दीली और गाड़ी की रफ्तार में अचानक इजाफे ने राजू की तवज्जो भी मबजूल करवा ली। उसने चौंक कर पहले मेरी तरफ और फिर अपनी तरफ वाले आईने में देखा। उसके साथ ही उसने घबराए हुए लहजे में नारा लगाया, डाकू हमारे पीछे आ रहे हैं। मैंने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो, उनकी गाड़ी में इतना दम नहीं है कि वो हमें पकड़ सकें, ये भी पीछे रह जाएंगे। मैंने कहने को तो ये बात कह दी, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद मेरी तशवीश में इजाफा हो गया। वो गाड़ी न सिर्फ मुसलसल पीछे आ रही थी, बल्कि हमारा बाहमी फासला भी मजीद कम हो गया था। अचानक मुझ पर एक और चौंका देने वाला इंकिशाफ हुआ। मेरा अकबनुमा आईना बता रहा था कि उस गाड़ी की बाईं हेडलाइट की रोशनी दाएं के मुकाबले में अच्छी खासी मध्यम है। मेरे दिमाग में धमाका हुआ, यानी ये डाकुओं का वही टोला है जिसने पहाड़ी सरहदी रास्ते पर मुझे लूटने की कोशिश की थी और फिर मेरे ताक़ुब में आया था। इसका मतलब है खबीसों का ये टोला इतना निडर और दीदा दलेर है कि मेरे पीछे ठुमाकुंटा तक भी पहुंच गया था। और फिर जब हमारी दोनों गाड़ियां वहां से निकली तो ये हमारा रास्ता रोकने के लिए पहले से घात लगाए मौजूद थे।
लेकिन मेरे जहन में तरतीब पाते उस खाके से कुछ हिस्से गायब थे। उन बदबख्तों को हमारे इरादों का कैसे पता चला? बिलफर्ज पता चल भी गया तो ये हमसे इतना आगे कैसे निकल गए कि अपने मतलब की जगह ढूंढ कर घात लगा सकें। जिस दौरान में मेरा दिमाग ये सब सोच रहा था, मैं गाड़ी के काबू में रहने की हद रफ्तार में मुसलसल इजाफा कर रहा था, जबकि राजू मुसलसल मेरी हौसला अफजाई कर रहा था कि पिछली गाड़ी से हमारा फासला बढ़ता जा रहा है। हत्ता कि उसने अपना अंदाजा जाहिर किया कि गाड़ी या तो फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नजरों से बिल्कुल ओझल हो चुकी है, या ताकुब करने वालों ने मायूस होकर अपनी गाड़ी रोक दी है। मैं खुद भी ये सब देख रहा था और मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। उसके बावजूद मैंने रफ्तार कम न की। अलबत्ता मेरा दिमाग मुसलसल गुमशुदा कड़ियों की खोज में था। तभी मुझे हेडलाइट्स की चमक में लगभग 50 गज आगे एक रास्ता अपने दाएं तरफ मुड़ता दिखाई दिया। गाड़ी की रफ्तार खासी तेज होने की वजह से फौरी ब्रेक लगाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता था। तहाँ मैंने उस मोड़ के पास से गुजरते हुए हत्तुल इम्कान तवज्जो से जायजा लिया। वो नीम पुख्ता लेकिन अच्छी खासी चौड़ी सड़क थी। तभी मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह चमका। उसके साथ ही मैं हत्तुल इम्कान एहतियात से लेकिन उजलत में गाड़ी की रफ्तार कम करने लगा और फिर ब्रेक लगा दी। राजू इस दौरान शदीद ताज्जुब से मेरी ये हरकतें देख रहा था और उनका मतलब भी समझने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने रिवर्स गियर लगाया तो वो हैरत भरे लहजे में पूछने पर मजबूर हो गया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी सुप्रू जी, और अब हम वापस क्यों हो रहे हैं? मैंने कहा, कुछ देर इंतजार करो, सब मालूम हो जाएगा। मैं हत्तुल इम्कान तेजी से गाड़ी को रिवर्स गियर में भगा रहा था। कुछ ही देर में उल्टे कदमों चलते हम सड़क के उस मोड़ पर पहुंच गए। मैंने गाड़ी को थोड़ा घुमाया और हेडलाइट से सड़क का जायजा लिया, जिसकी हालत मेरे अंदाजे से ज्यादा बेहतर थी। मुझे अपने अंदाजे की दुरुस्तगी पर पहले से भी ज्यादा यकीन होता जा रहा था कि डाकुओं की वो टोली उसी मुख्तसर रास्ते के जरिए हमसे आगे पहुंची होगी। मैंने बिला तवक्कुफ गाड़ी उस रोड पर डाल दी और रफ्तार बढ़ाने लगा। तभी राजू खौफजदा लहजे में चीखा, आपने उधर गाड़ी क्यों मोड़ ली सुप्रू जी? हम कहाँ जा रहे हैं? ये बहुत खतरनाक इलाका है, हम रास्ता भटक गए तो? मैंने राजू की बात काटते हुए कहा, खामोश रहो और मेरी बात गौर से सुनो। डाकुओं की ये टोली ठुमाकुंटा से हमारे ताकुब में लगी थी, लेकिन वो हमें क्रॉस किए बगैर हमसे आगे पहुंच गए और घात लगाकर हमारा इंतजार करने लगे। जरा सोचो ये कैसे मुमकिन हुआ? वो लोग यकीनन किसी मुख्तसर रास्ते से हमसे आगे निकले होंगे। मुझे यकीन है कि यही सड़क वो शॉर्टकट है जो आगे जाकर दोबारा बड़ी सड़क से मिल जाती होगी। वो खबीस लुटेरे इसी के जरिए इतनी जल्दी हमसे आगे निकल गए होंगे कि इत्मीनान से हमारा इंतजार कर सकें। राजू ने बमुश्किल मेरी बात मुकम्मल होने का इंतजार किया और फिर शदीद परेशानी भरे लहजे में कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हम एक बार बच निकलने के बाद उस खतरनाक मकाम की तरफ वापस क्यों जा रहे हैं? मैंने सामने दूर दूर तक वीरान दिखाई देने वाली सड़क पर नजरें जमाते हुए कहा, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि सुंदरा जी और रामदेव बाबू को उन जालिम डाकुओं के रहमो करम पर छोड़कर भाग जाऊं। हो सकता है डाकुओं की टोली बंदूक और नकदी लूटने के साथ साथ उनकी जीप भी छीन कर ले जाए। ऐसे में उस उजाड़ जंगल में एक एक पल उन पर कयामत बनकर गुजर रहा होगा। राजू ने बदस्तूर सख्त मुस्तरिब लहजे में कहा, ये जंगलात इन डाकुओं के लिए घर की तरह हैं। इन्हें जाय वारदात से फरार होने की कोई उजलत नहीं होगी। ऐन मुमकिन है हम उस मकाम पर पहुंचे तो वो वहीं मौजूद हों और वो हमें भी लूट लें। मैंने कहा, मैं इसी उम्मीद पर तो वहां का रुख कर रहा हूँ कि वो चक्के हमें वहीं मिल जाएं, ताकि उन्हें इस हरकत का हाथ के हाथ मजा चखाया जा सके। मेरी बात सुनकर राजू सख्त खौफजदा लहजे में बोला, ये आप कैसी खौफनाक बातें कर रहे हैं सुप्रू जी? वो चार हैं और चारों के चारों मुसल्ला हैं। अब तो सुंदरा जी की विंचेस्टर बंदूक भी उनके कब्जे में आ चुकी होगी। मैंने बेपरवाही से कहा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? असल ताकत असलही की नहीं बल्कि जज्बे की होती है। वो हम पर काबू पाने में इसलिए कामयाब हो गए थे कि उन्होंने इस कदर अचानक हम पर हमला किया था कि हथियारों की मौजूदगी के बावजूद हम अपना दिफा नहीं कर पाए। अगर वो डाकू अभी तक वहीं मौजूद हैं तो हम भी अचानक हल्ला बोलकर उन्हें मार गिराएंगे। आखिर वो भी हमारी तरह इंसान हैं, कोई भूत प्रेत थोड़ी है। मेरी ये बात सुनकर राजू लगभग चीख पड़ा, लेकिन हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं सुप्रू जी? आपको पता है मेरे पास सिर्फ एक कारतूस बचा है, भगवान के वास्ते गाड़ी वापस मोड़ लें। मैंने ये सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा, सिर्फ एक कारतूस? ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो राजू भैया? यानी तुम सिर्फ 2 कारतूसों के साथ अपनी बंदूक उठाए घर से निकल आए थे? उसने अचानक झेंपते हुए कहा, नहीं, हमारे पास काफी कारतूस हैं, लेकिन वो सब जीप में एक थैले में रखे हैं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, यकीनन वो कारतूस बहुत वजनी होंगे, इसलिए आप सिर्फ 2 ही कारतूस साथ ला सके, या फिर आपको यकीन होगा कि सिर्फ 2 कारतूसों से डाकुओं की टोली को खाक चटा देंगे। चलो अच्छा है, अब वो बचे हुए सारे कारतूस भी उन लुटेरों के काम आएंगे। उसने मेरे लहजे का गहरा तंज नजरअंदाज करते हुए कहा, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे क्या पता था कि डाकू वाकई हमें रास्ते में रोक लेंगे, लेकिन हम किसी भी वक्त वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद हमारा बचना मुश्किल होगा सुप्रू जी, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप फौरन वापस गाड़ी घुमाएं और ठुमाकुंटा चलें। उसने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था।
میرے اندازے کے عین مطابق یہ سڑک آہستہ آہستہ بائیں ہاتھ خم کھاتی جا رہی تھی اور غالباً ہم کچھ ہی دیر میں اس مقام سے تھوڑا آگے بڑی سڑک پر چڑھنے والے تھے جہاں ڈاکوؤں نے ہمارا راستہ روکا تھا۔